हाँ जी, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट 3 अपना यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 की सी सेट में आरसी के आंसर की का। ओके, तो इसमें कुछ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस आगे हैं जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्टिंग करेंगे आज। कॉम्प्रिहेंशन में क्या लिखा है सबसे पहले वो पढ़ लेते हैं एक दफा। सी, पैसेज बहुत ही शॉर्ट था, क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। So when an international team of scientists pumped a carbon dioxide and water mix into underground basalt rocks, तो जब वो एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें उन्होंने किया क्या, इंटरनेशनल टीम ने पंप किया कार्बन डाइऑक्साइड को और पानी को मिक्स करके इनटू अंडरग्राउंड बसॉल्ट रॉक्स के अंदर, बेसिक केमिस्ट्री टुक ओवर। तो क्या होता है उसके बाद, द एसिडिक मिक्सचर डिसॉल्व रॉक्स, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो उस मिक्सचर से, जिसको एसिडिक मिक्सचर कहा गया, जो उन्होंने डाला था, उससे डिसॉल्व हो गई रॉक्स का जितना भी कैल्शियम था, मैग्नीशियम था, और उससे फॉर्म हुआ लाइमस्टोन। बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू स्टोन। तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बेसिकली कन्वर्ट हो गई एक स्टोन के अंदर, एक्सक्लेम्ड द साइंटिस्ट, जिससे कि वो काफी सरप्राइज हुए। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट लॉजिकल, रैशनल एंड प्रैक्टिकल सजेशन, कि किस तरह इस टेक्निक को हम यूज कर सकते हैं, क्या ऑथर ने सजेस्ट किया इस पूरे एक्सपेरिमेंट से। तो दोस्तों इसमें चार ऑप्शंस गिवन थी। सबसे पहले था इट इज अ चीप एंड प्रैक्टिकल मेथड, जो कि बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। तो क्या आगे लिखा है, लाइमस्टोन को प्रोड्यूस करने के लिए। तो लाइमस्टोन प्रोड्यूस करने के लिए तो मेथड अप्लाई भी नहीं किया गया था, ठीक है, इट इवेंचुअली हैपेंड, वो हम मानते हैं। This can be used as one of the methods of carbon sequestration. डेफिनेटली कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, जो उसको आप डिवाइड करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, उन मेथड्स में इस मेथड को भी यूज किया जा सकता है। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। ओके, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, जियोग्राफर्स एनालाइज्ड 175 सैटेलाइट इमेजेस ऑफ ओशियन कलर। अब इनके बाद एनालाइज क्या किया उन्होंने, ये चीज देखने के बाद, which is an indicator of phytoplankton productivity at the ocean surface, क्योंकि वो क्या है, ओशियन के ऊपर एक सतह बन जाती है उसकी, जिसको फाइटोप्लैंक्टन कहा गया। एंड फाउंड दैट जायंट आइसबर्ग्स आर रिस्पॉन्सिबल, जो बहुत बड़ी आइसबर्ग्स वहां से हैं, वहां पे हैं, ये एनालाइज किया उन्होंने कि वही रिस्पॉन्सिबल है फॉर स्टोरिंग अप टू 20% ऑफ कार्बन इन दी साउदर्न ओशियन। तो उनकी वजह से इतनी कार्बन स्टोर होती है या फिर इकट्ठी हो जाती है। The researchers discovered that melting water from giant icebergs, अब जब आइसबर्ग से वाटर मेल्ट होगा, which contains iron, जिसके अंदर आयरन है और बाकी के न्यूट्रिएंट्स हैं, सपोर्ट करेगा hitherto unexpectedly high levels of phytoplankton ग्रोथ को। तो देयर एज क्या वो करेगा, hitherto based on the above passages the following assumptions have been made। अब एक तो इसमें असम्पशन ये डिराइव हुई थी कि जायंट आइसबर्ग्स हैव अ बेयरिंग ऑन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड फूड चेन्स ऑफ साउदर्न ओशियन। तो डेफिनेटली काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि साउदर्न ओशियन के अंदर इनकी वजह से जो इंपैक्ट्स क्रिएट हुए, जो आपने पढ़े भी। दूसरा लिखा था, मेल्टिंग ऑफ जायंट आइसबर्ग्स कैन प्रोड्यूस क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स। तो क्लाइमेट चेंज की यहाँ पे कोई भी बात नहीं हुई थी। ये जरूर कहा गया कि 20% जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे स्टोर होती है इनकी वजह से, बट वो किसकी वजह से, फ्लैक्टोफाइंटन की वजह से, जो इसमें इफेक्ट दिखाया गया। एंड इम्पैक्ट वर्ल्ड फिशरीज, और इसके बाद भी बिल्कुल नहीं हुई थी, इसलिए ऑप्शन 2 इनकरेक्ट होके ओनली 1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, नेक्स्ट पैसेज, एवोल्यूशन हैज एंडोर्ड कैटरपिलर्स। तो एवोल्यूशन ने क्या किया कि कैटरपिलर्स को एक स्पेशल एबिलिटी दी। वो एबिलिटी क्या थी, दैट जो कि कॉर्न पे फीड होते हैं, विद यूनिक एबिलिटी, उनको एंडोर्ड किया, उनको ब्लेस किया। दे कैन इंड्यूस, इंड्यूस मतलब वो परसुएड कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं। इंड्यूस का मतलब होता है किसी को भी परसुएड या कन्विंस करना कुछ करने के लिए, ठीक है। तो इंड्यूस कर सकते हैं प्लांट्स को कि प्लांट्स टर्न ऑफ कर दें अपने डिफेंस को अगेंस्ट इंसेक्ट प्रेडेटर्स। जो इंसेक्ट के प्रेडेटर्स होते हैं, जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, बेसिकली उसी बेसिस पे वो जिंदा रहते हैं। दिस हेल्प्स कैटरपिलर्स। अब इससे क्या होगा, अगर इंसेक्ट प्रेडेटर्स नहीं होंगे तो कैटरपिलर्स क्या कर पाएंगे, दे कैन ईट मोर एंड ग्रो फास्टर। The agent that causes this effect in is the caterpillar's feces and frost. Feces basically क्या होता है, जो मटेरियल दैट कम्स आउट आफ्टर वी गो टू टॉयलेट, और या फिर जो उनका डंक होता है उसको feces या frost, ये मिक्सचर हो गया जो वहां के जितने भी ग्रास थी उसके साथ मिक्सअप हो गया, जिसके थ्रू एनालाइज किया गया चीजों को।
तो द एजेंट दैट कॉजेस, जो कॉज करता है इस इफेक्ट को, कैटरपिलर्स के फीसिस या फ्रॉस है। दिस द फाइंड कुड थ्रो न्यू लाइट, तो इससे नई चीज पता लगती है उन कंपाउंड्स associated with the plant response to pathogens like fungi और बैक्टीरिया, तो उनसे बचाया जा सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों चार ऑप्शंस आपको गिवन थी, लेकिन आपसे पूछा गया कि प्रैक्टिकल मैसेज या रैशनल मैसेज क्या देना चाहता है ऑथर बेसिकली इस फाइंडिंग के थ्रू। ओके, फार्मर्स कैन यूज कैटरपिलर्स टू फीड ऑन वीट इन द क्रॉप फील्ड्स प्लांटेशन, बिल्कुल नहीं, हम बात हो रही थी उन कैटरपिलर्स की जो कॉर्न पे फीड होते हैं। अब नेक्स्ट लिखा है, और इस फाइंडिंग का उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। दिस फाइंडिंग कैन हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकली यूज्ड एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स। थर्ड लिखा था, दिस फाइंडिंग कैन हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक इकोलॉजिकल सस्टेनेबल पेस्टिसाइड्स। फोर्थ था, कैटरपिलर्स कैन बी जेनेटिकली मॉडिफाइड टू प्रेडेटर्स ऑफ द अदर प्लांट पेस्ट, जो कि बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाता है। अब दोस्तों क्योंकि फिजिस और फ्रॉस की बात हुई थी, कैटरपिलर्स के जो बेसिक इंपैक्ट है कि उनके पास एक एबिलिटी है कि वो रोक सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो डिफेंस अपना जो है उसको टर्न ऑफ कर सकते हैं, तो ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। और कैटरपिलर्स के जो फीसिस और फ्रॉस है उसको यूज करते हुए किया गया, जिससे कि पैथोजेंस लाइक फंगाई और बैक्टीरिया जो है वो एसोसिएटेड अगर होते हैं उनके कंपाउंड के साथ, तो उससे बेनिफिट लिया जा सकता है। तो दिस फाइंडिंग कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, इकोलॉजिकल सस्टेनेबल पेस्टिसाइड्स है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, नॉट ऑप्शन बी, क्योंकि बी में लिखा था कि डेवलपमेंट हो सकती है क्लिनिकली यूजफुल एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स की, तो वहां पे कंपाउंड्स को क्रिएट करने के लिए कुछ बेनिफिशियल चीज नहीं हुई थी, जबकि मेंशन्ड ये था कि इट कुड थ्रो अ न्यू लाइट ऑन कंपाउंड्स जो एसोसिएट होंगे प्लांट के साथ रिस्पॉन्स टू पैथोजेंस। ओके, नेक्स्ट है, इन अ रोबस्ट डेमोक्रेसी, जो बहुत ही स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी हो, रियलिटी हाउएवर, रियलिटी हाउएवर मींस जो कहीं ना कहीं सच नहीं है, हाउएवर इनकन्वीनियंट इट मे बी, फाइंड्स इट एक्सप्रेशन बोथ इन द स्पीच ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, उनके लीडर्स की स्पीच में भी इसको देखा जाता है एक्सप्रेशन को, और द अदर सोशल फॉर्म्स ऑफ असर्शन, असर्शन मींस जिसमें आप बहुत स्ट्रांगली किसी ओपिनियन के साथ अग्री करते हैं या फिर आप बिलीफ मानते हैं उसको। द एग्जिस्टेंस ऑफ द रियल हैज टू बी ट्रांसपेरेंट, जो ये यहाँ पे कहना चाह रहा है कि वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, जो किसी चीज की एग्जिस्टेंस है मींस रियलिटी बाहर आनी चाहिए, both through its circulation in and by media as well as its argumentative articulation in deliberative democracy। तो यहाँ मीडिया की बात बीच में आई, और नॉर्मेटिवली रिस्पॉन्सिबल मीडिया, फिर से मीडिया की बात आई, जो रिस्पॉन्सिबल मीडिया है थ्रू इट्स कम्युनिकेशन इफेक्ट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू सर्कुलेट द कंटेंट ऑफ रियलिटी विदाउट डिस्ट्रॉशन। तो बेसिकली एक ही चीज मेनली हाईलाइट करना चाह रहा था इस पैसेज के अंदर जो ऑथर है। तो क्रक्स ऑफ द पैसेज जो बेसिक प्रॉब्लम बताई गई, तो वो सबसे मेजर प्रॉब्लम यही थी कि रिस्पॉन्सिबल मीडिया को क्या करना चाहिए, दे शुड नॉट डिस्ट्रॉट द रियल इन एंड आइडियल डेमोक्रेसी, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, जो रियलिटी है वही बाहर आनी चाहिए। ओके, तो इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए। नाउ nowadays there is a growing trend, क्या ट्रेंड चल रहा है, टू यूज इंटरकनेक्टेड होम डिवाइसेस एज कंज्यूमर्स इंक्रीजिंगली नेटवर्क देयर होम्स, इकट्ठे डिवाइस के साथ सारी चीजें कनेक्ट हो जाना। द कनेक्टेड होम डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स क्या करते हैं, विल सीक टू ओवरकम थिन प्रॉफिट मार्जिन बाय गैदरिंग मोर पर्सनल डेटा, तो वो क्योंकि ये डिवाइसेस बना के कम रेट पे भी बेच सकते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट कमा लेंगे, बट उससे उनको बेनिफिट क्या मिलेगा, गैदर कर सकते हैं वो बहुत सारा पर्सनल डेटा विद और विदाउट आर अग्रीमेंट। तो पर्सनल डेटा की यहाँ पे बात हुई, ठीक है, जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके द्वारा यूज किया जाता है हमारा, चाहे वो उनकी पोस्ट जो है या उनका जो प्राइस है प्रोडक्ट का उस पर चाहे वो बहुत कम मार्जिन क्यों ना लें, बट यहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि यही डाटा बाकी कंपनीज को सेल आउट किया जा सकता है और काफी हैवी अमाउंट के अंदर पैसा इकट्ठा होता है। सो टर्निंग द होम इनटू अ कॉर्पोरेट स्टोर फ्रंट, ठीक है, तो यहां से आप इंडिकेशन ले सकते हैं कि घर को कैसे स्टोर फ्रंट बना दिया गया, या फिर वहां पे पर्सनल डेटा जो है वो आपका लीक आउट भी हो रहा है। सो कॉर्पोरेट मार्केटर्स विल हैव पावरफुल इंसेंटिव्स टू ऑब्जर्व कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर के लिए इसको बेसिकली यूज करते हैं पर्सनल डेटा को। आपने एआई देखा होगा, इवन 2023 के अंदर भी एक पैसेज आया था कि जो डेटा माइनिंग का है या फिर कंप्यूटर्स का इंक्रीजिंगली यूज बढ़ रहा है, और वहां पे बात हुई थी हैक करने के लिए कि जो हैकर्स हैं वो प्रूव कर चुके हैं कि वो
आपकी जो बॉडी है उसको भी अपने कंट्रोल में ला सकते हैं, वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ला सकते हैं, इवन पेस मेकर्स का कंट्रोल वो ले चुके हैं। तब भी इसी तरह की साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बेसिस पे एक पैसेज पूछा गया था आपसे। तो टू अंडरस्टैंड द बाइंग नीड्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द डिवाइस ओनर्स, तो बेसिकली यहाँ बात हो रही है साइबर सिक्योरिटी पे, बात हो रही है बेसिकली हमारे पर्सनल डेटा जो लीक हो रहा है उसकी बात हो रही है। तो मेजर फोकस इसी पे था, इसीलिए आपका इसका आंसर आ जाता है ऑप्शन डी, इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस कैन बी एट सिक्योरिटी रिस्क एंड होम यूजर्स में हैव प्राइवेसी रिस्क। तो मेजर पॉइंट यही था ना कि उनके बेनिफिट्स बताने थे, इसलिए दिस इज द ओनली अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू बी चोजन फॉर द आंसर। Now, the next passage is green growth involves rethinking growth strategies। अगर आप ग्रीन ग्रोथ करते हैं उसका मतलब है कि आप टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट के साथ साथ जो आपके जितने भी नेचुरल, जितने में हमारे पास एसेट्स हैं, जो नेचर है उसका भी ख्याल रखें, जैसे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, इनका ख्याल रखें ताकि इनको खराब करके या इनको डिमोलिश करके आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ना करें। तो रीथिंकिंग ग्रोथ स्ट्रेटेजीज, इसके लिए रीथिंकिंग ग्रोथ स्ट्रेटेजीज का बनाना इंपॉर्टेंट है विद रिगार्ड टू द इम्पैक्ट्स ऑन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इसको भी ख्याल में रखें, एंड द एनवायरमेंटल रिसोर्सेज अवेलेबल टू पुअर एंड वल्नरेबल ग्रुप्स, जो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो हो सके अवेलेबल पुअर और वल्नरेबल ग्रुप्स तक जो कि बड़े वीक हैं। इन रीथिंकिंग ग्रोथ उसमें क्या होगा, वी नीड टू फोकस ऑन द करंट रियलिटी ऑफ द रिसोर्स कंस्ट्रेंट वर्ल्ड, जहां पे रिसोर्सेज को कंस्ट्रेंट किया गया, बेसिकली उनको अपने मतलब के लिए या फिर ह्यूमन बिल्ट एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया गया अपने बेनिफिट के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए। रिसोर्स इंटेंसिव एंड इन पर्टिकुलर एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस विल नीड टू मेक अ वे फॉर मोर एफिशिएंट। तो इसमें रिसोर्स इंसेंटिव और इन पर्टिकुलर एनर्जी इंसेंटिव प्रोसेसेस जो हैं उनकी जरूरत होगी टू मेक वे फॉर मोर एफिशिएंट एंड रिसोर्स फ्रूगल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज। फ्रूगल मींस जितनी नेसेसरी है उतना ही आपको, जितनी नेसेसरी है उतना ही खर्चा करना या उतनी ही डेवलपमेंट होना। इफ वी आर टू अवॉइड एन इकोनॉमिक डेड एंड, अगर हम इसको अवॉइड करना चाहते हैं कि इकोनॉमिक डेड एंड को, और अ वर्ल्ड इन विच, या फिर एक ऐसे वर्ल्ड को जिसके अंदर एक स्मॉल एलीट इज एबल टू एंजॉय एफ्लुएंस, जो एलीट क्लास के लोग हैं वो अपनी रिचनेस को एंजॉय कर सके इन द मिडेस्ट ऑफ अ सी ऑफ पॉवर्टी, एक बहुत बड़े समंदर गरीबी के बीच में, गरीबी के एक समंदर के बीच में। तो दोस्तों इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस आपको गिवन थी। क्रक्स ऑफ द पैसेज आपको बताना था कि मेजर दिक्कत क्या है, किस पे काम करना चाहिए। तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज इनमिकल टू आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग अ हाई रेट ऑफ ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जरूरी है जहां पे हम जीडीपी ग्रोथ करना चाहते हैं। दूसरा, पॉवर्टी इरेडिकेशन इज नॉट पॉसिबल, ये ऑप्शन वैसे भी एलिमिनेट हो जाएगा। मेंटेनिंग अ हाई इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स इज नाउ अ प्री रिक्विजिट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंस बताएगी, इवन बिगिनिंग भी कहां से हुई, ग्रीन ग्रोथ से बिगिनिंग हुई। तो मेंटेन करना हाई इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को, वो प्री रिक्विजिट हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। उसी वजह से आप अचीव कर पाएंगे स्टडी सफिशिएंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। तो दिस involves everything of the passage, so this would be the correct answer for the crux of the passage, okay, option C। नेक्स्ट था दोस्तों, यहां बात हुई साइंस की, रिलीजन की, और साथ में पोइट्री की भी। तो अनलाइक रिलीजन एंड साइंस, इनसे बिल्कुल हट के पोइट्री डज नॉट पॉजिट और एक्सपेक्ट, कि ऐसा नहीं सोचती है, ऐसा कोई बिलीफ सिस्टम नहीं बना हुआ, एनी बिलीफ इन एब्सोल्यूट ट्रुथ, कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ होता है, ठीक है। दोज फोर्सेस और इंडिविजुअल्स हु क्लेम, वो फोर्सेस या वो इंडिविजुअल्स जो क्लेम करते हैं, ठीक है, जो असर्ट करते हैं, बहुत कॉन्फिडेंटली कहते हैं, टू हैव एब्सोल्यूट ट्रुथ्स इन देयर ग्रास्प टेंड टू टर्न, कि हमारे पास ये चीज है, टेंड टू टर्न डिक्टेटोरियल एंड टेरनिकल। डिक्टेटोरियल का मतलब होता है जहां पे पूरी की पूरी पावर आपके पास आ जाती है, पूरी की पूरी जिसको कंट्रोल आप करते हैं और तानाशाही चलने लग जाए वहां पे। ट्रुथ यूजुअली डज नॉट एडमिट एनी कॉन्ट्राडिक्शंस, ट्रुथ के अंदर कभी भी कॉन्ट्राडिक्शंस होती नहीं है, और इम्परफेक्शंस ना ही इम्परफेक्शंस होती हैं। और ये लोग कह रहे हैं एब्सोल्यूट ट्रुथ, कौन लोग, जो फोर्सेस हैं, ठीक है, रिलीजन या साइंस की बात की इन्होंने। सो इट इज यूनिटेरियन, ये तो यूनिटेरियन होता है, ठीक है, ट्रुथ कभी उसमें इम्परफेक्शंस या कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं होती। इट इज देयरफॉर, इसलिए नॉट ऑफ मच यूज, पिछली बात नॉट ऑफ मच यूज, क्योंकि ट्रुथ इज यूनिटेरियन ऐसा कहा गया। फॉर पोइट्री, पोइट्री के लिए चीज किसी काम की नहीं, क्योंकि पोइट्री मतलब डिफरेंट सोचता है, ठीक है, पोइट्री के थ्रू डिफरेंट सोचा जाता है। सो पोइट्री अबाइड्स बाय दी प्लूरैलिटी, वो तो उन्हीं रूल्स पे चलती है, ओबे करती है प्लूरैलिटी को ऑफ लाइफ एंड एग्जिस्टेंस, इसमें सबको इन्वॉल्व किया जाएगा, सबको इंक्लूड किया जाएगा, फिर कुछ कंक्लूड होगा। परहैप्स पोइट्री फॉलोज रियलिटी विच इज प्लूरल एंड एनाकॉनिस्टिक, फुल ऑफ
कॉन्ट्राडिक्शंस, जिसमें कॉन्ट्राडिक्शंस भी हो, साथ में इम्परफेक्शंस भी हो, अगेंस्ट द टायरनी ऑफ ट्रुथ, पोइट्री रिमेन्स अ पार्टिसन ऑफ डेमोक्रेटिक रियलिटी। तो जब बात होती है अगेंस्ट टायरनी ऑफ ट्रुथ की, ठीक है, कि वहां पे सच की तानाशाही चल रही है जो, या फिर उसको सच मान रहे हैं कुछ फोर्सेस जो है, उसके अगेंस्ट पोइट्री क्या करती है, रिमेन अ पार्टिसन ऑफ डेमोक्रेटिक रियलिटी, कि वो इससे बिल्कुल अलग चलती है। अगेंस्ट द एरोगेंस ऑफ पावर, एरोगेंस ऑफ पावर मतलब जो घमंड होता है शक्ति का, पावर का, स्ट्रेंथ का, उसके अगेंस्ट वेल्थ एंड हिरार्की के अगेंस्ट पोइट्री प्रपोजेस बोथ ह्यूमिलिटी एंड डिफाइंस। तो दोस्तों इन सब चीजों को इंक्लूड करके हम अगर पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है, इट इज पोइट्री नॉट साइंस और रिलीजन विच रिकॉग्नाइजेस एंड एक्सेप्ट्स इम्परफेक्शंस इन ह्यूमंस। ये बात कहीं ना कहीं कॉन्टेक्चुअल थी। एक बार क्वेश्चन को भी देख लें, which one of the following statements best reflects the most logical and rational message conveyed by the passage। तो एक ऑप्शन आपके पास ये आ गया। अब लास्ट ऑप्शन पढ़े, इन अ वर्ल्ड ऑफ वायलेंस, टायरनी एंड बिगेटरी, पोइट्री इज अ फॉर्म ऑफ डायनामिक रेसिस्टेंस। ये तो एक फैक्चुअल स्टेटमेंट लग रही है रादर देन अ मैसेज गिवन बाय द पैसेज। पोइट्री इज रोमांटिक इमेजिनरी, ऐसा कुछ बात नहीं हुई। ट्रुथ इज रिवील्ड थ्रू साइंस और रिलीजन एंड पोइट्री इज एनेथेमा टू ट्रुथ, ठीक है। तो अगेन ये चीज एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी हो जाती है, प्लस दिस वाज आल्सो फैक्चुअल। इनडायरेक्टली आप ये समझते हैं कि ट्रुथ के अंदर, क्योंकि लिखा गया था ट्रुथ डजंट हैव, इट इज यूनिटेरियन, इट डजंट हैव कॉन्ट्राडिक्शंस, ठीक है। और साइंस जो है, साइंस और रिलीजन जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते इम्परफेक्शंस को ह्यूमंस के अंदर, बट हाँ पोइट्री कर पाती है क्योंकि वो यूनिटेरियन है, वो हर एक एस्पेक्ट को कंसिडर करते हुए चलेगी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट इज द फ्लावर वॉज नॉट इन्वेंटेड टू प्लीज अस, मतलब हमारे लिए तो फ्लावर्स नहीं बने थे। इट फ्लॉन्टेड इट पेटल्स एंड स्प्रेड इट्स परफ्यूम टू अट्रैक्ट एन इंसेक्ट। तो अपने पैटर्स को फ्लॉन्ट करना, शो ऑफ करना और स्प्रेड करना अपने परफ्यूम को, सो दैट अट्रैक्ट हो सके एक इंसेक्ट, जो कि एक प्रोसेस कह सकते हैं आप नेचर का, बायोडाइवर्सिटी का। द इंसेक्ट कैरीज द पोलन फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर सो दैट पोलन इज नॉट कैरिड अवे बाय विंड एंड डज नॉट वेस्टेड, ताकि पोलन वेस्ट ना हो, ठीक है। वो इंसेक्ट एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ट्रांसफर करता है। व्हाट वी कॉल अ फ्लावर्स ब्यूटी इज मेयरली अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो फ्लावर की ब्यूटी जो हम कहते हैं वो एक बाय प्रोडक्ट एंड ह्यूमन इन्वेंशन है, कि ह्यूमंस को लगता है कि शायद ये ब्यूटी के लिए है, ब्यूटी का प्रतीक है। द परफ्यूम इज नॉट देयर टू प्लीज अस, परफ्यूम हमें प्लीज करने के लिए नहीं है। इट प्लीजेस अस बिकॉज इट इज देयर, हमें प्लीज करता है क्योंकि है, एग्जिस्ट करता है और बहुत अच्छा है। एंड वी हैव बीन कंडीशन टू इट, अदरवाइज इसका मेन पर्पस ये करना नहीं था। दिस इज व्हाट द पैसेज वांटेड टू से। अब यहां लिखा गया assumptions में, the author of the passage believes that flowers are creations of nature's luxury। तो obviously ये luxury के लिए नहीं थे, they have some work to do, जो कि nature के process में आता है। it was not for luxury। the author of the passage does not believe in the usefulness of flowers except as things of beauty। तो ब्यूटी के अलावा उसको लगता है किसी और चीज के लिए बने नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगेन एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसके लिए बने हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीदर वन, नो टू, ऑप्शन डी। तो आई होप आपको सारे आंसर्स क्लियर हुए हैं, ठीक है। ये हमारे यूपीएससी के जो सीसेट का एग्जाम हुआ हमारा 2024 प्रीलिम्स के अंदर, उसकी हमने एक वीडियो के अंदर हमने क्वांट के सारे क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, और ये थर्ड पार्ट था आरसी का, जिसमें हमने आरसी के सारे क्वेश्चन डिस्कस करे। और जल्दी हमारी सीरीज भी स्टार्ट हो रही है यूट्यूब के ऊपर, जिसमें हम 3 डेज सीसेट के कुछ क्वेश्चन करेंगे, आरसी के भी, क्वांट के भी और रीजनिंग के भी। और साथ ही साथ हमारा नया बैच जो 2025 कोर्स के लिए, दैट इज ऑल्सो लॉन्चिंग वेरी सून। You may also enroll if you want to prepare for CSAT for 2025 exam. Okay, thank you very much.